हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, हमने ना प्रिकॉशंस पढ़नी है इनकम मेथड की, जैसे वैल्यू एडेड मेथड की पढ़ी थी। प्रिकॉशंस खत्म कर दी, थियोरेटिकली ये मेथड खत्म। और बाबू फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है बेटा आज ही सारे खत्म हो जाएंगे, या ऐसा हो सकता है एक आध रह जाए। कल आएंगे मतलब मंडे को आएंगे तो बाबू एक्सपेंडिचर मेथड भी शुरू कर देंगे। और फिर बेटा फुल फ्लेक्स जितने भी न्यूमेरिकल है सारे फिनिश करते। नेक्स्ट वीक में मुझे पता है यूनिट 1 खत्म है, यूनिट 2 शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वीक में एक महीने में एक यूनिट होनी थी, मेरे को एडवांस पता था। मैंने आपको पहले कहा हुआ है 3 महीने में, 3 महीने से कुछ कम लगेगा समय, ये बुक खत्म हो चुकी है 100%। 30 जून देख लेना, 30 सितंबर देख लेना, पूरा कोर्स खत्म। चलो जी, सब सामने देखो मेरी तरफ। बाबू, प्रिकॉशंस करा रहा हूं मैं इनकम मेथड की। अच्छा, स्टेप्स याद है सारे, कल कराए थे। स्टेप टू अराइव नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। सबसे पहले क्लासीफाई द इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री जितनी भी फैक्टर पेमेंट बांटती है उनको 5 अलग अलग हेड में क्लासीफाई कर लो। ये वही 5 हेड है: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी। इन सबका टोटल करोगे स्टेप नंबर 3, क्या मिलेगा? सीधा NDPHFC, सीधा डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। ठीक है जी। और फोर्थ स्टेप कन्वर्ट कर लेना उसको NNPHFC में, मतलब नेशनल इनकम। ठीक है। चलो जी, प्रिकॉशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात प्रिकॉशन की, शुरू की 2-3 बातें आसान है। ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी। मैंने भी एक बार नहीं कहा ट्रांसफर इनकम जोड़नी है। इनकम मेथड में क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ेगी। कभी आपने सोचा ट्रांसफर इनकम से इतनी नफरत क्यों है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को? हर जगह पे कहते से बाहर निकालो। बेटा ये अर्न नहीं की जाती ना, ये फ्री गिफ्ट है, इसलिए। बेटा अर्न हमेशा फैक्टर इनकम की जाती है। फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट एंड ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीट कंसेप्ट। एक बार मैं बोल देता हूँ वरना अंतर मुझे बोलती रहेगी क्या होता है ये। तो वो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम इज अ बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल मतलब टू वे। टू वे मतलब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो कोई आपको फैक्टर इनकम दे रहा है, फ्री नहीं दे रहा। आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दी तो बदले में मिली रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? यूनिलेटरल कंसेप्ट। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया तब भी वो आपको पे कर रहे हैं। जैसे कि जैसे हम सरकार को टैक्सेस देते हैं, सरकार चाहे कितनी भी कम नहीं हो, चाहे हमारे लिए कुछ ना करे, पर तब भी देने। जैसे सरकार हमें भी देती है स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। समझ में आ रही है बात? बढ़ाएं बात को आगे। तो अब वो ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी। मैंने शुरू से बोला है इनकम मेथड में सिर्फ फैक्टर इनकम को जोड़ दो सारी। ठीक है, आगे बढ़े। अब वो दूसरी बात, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। याद आई होगी बात कि वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ी आपने। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं जोड़ना, लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज अगर दी है तो वो जोड़नी है। याद आई? वैल्यू एडेड इधर देखना भी, इधर नहीं तो सब सामने। अब वो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, या मैं कहता हूँ छोड़ो प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते। कल मैं एक एग्जांपल ले रहा था सलून का, याद है? नेक्स्ट इनकम समझाने के लिए एक बार बार है, एक सलून चलाता है गली मोहल्ले में छोटा सा, ठीक है ना। उसकी इनकम कहाँ चलती है? नेक्स्ट इनकम में। अलग अलग उसकी इनकम निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो वो उसने गले में आज देखे 550 रुपए के आए, सीधा मिक्स इनकम जोड़ दो। अगले दिन देखे 450 रुपए, सीधा वो जोड़ दो। यही पड़ा है ना, यही पड़ा है ना। तो वो अच्छा, अगर गुड्स के एंगल से बात सोची जाए, भाई सर्विस में तो कोई सेकंड हैंड नहीं होती, उसमें होती है। मान लो मैं कहता हूँ मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा जिसकी कीमत 50,000 रुपये, ठीक है। जिससे मैंने खरीदा, मैंने उसको 50,000 रुपये पे कर दिए। फटाफट देखो, मैं 50 पे कर दिए। बाबू उस 50 में कहीं ना कहीं वो दुकान पे काम करता है, उसकी वेजेस एंड सैलरी है। कहीं ना कहीं अगर उसकी दुकान रेंट पे है, रेंट भी है उसके अंदर। उसने जो कैपिटल लगाई हुई है उसका इंटरेस्ट लिया है, मैटर में और रिस्क ले रहा है, प्रॉफिट लिया है। ठीक है।
उसकी इनकम जुड़ गई। ठीक है, मेरी तरफ देखना, मेरी इनकम है सर, एक चीज को एक ही बार जोड़ लो, वरना इस मोबाइल ना, अगर मोबाइल 10 बार बिकेगा तो 10 बंदों की अलग अलग इनकम बनाओगे, फिर तो देश की नेशनल इनकम को 10-15 गुना हो जाएगी जितनी अभी है। एक चीज को एक ही तो बार जोड़ोगे, जो तो गई वो पहली बार में, यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स से कोई भी इनकम होगी वो जुड़ेगी नहीं। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स बेचने के लिए अगर आपने किसी की सर्विस ली है और किसी को कमीशन ब्रोकरेज दी है तो वो पक्का जुड़ेगी। मान लो मैंने फोन खरीदा, 40,000 दिए, इनकम जुड़ गई। जब मैं 1 साल बाद बेच रहा था तो मैंने बेचने के लिए एक मिडल मैन को बोला मेरा फोन बिकवा दो 40 का, अगर आप 40 में फोन बिकवा दिया, मैंने 1,000 उसको दिया, और वो ये 40 मेरी इनकम में नहीं जुड़ेंगे पक्की बात है, पर ये 1,000 उसकी इनकम में जुड़ेंगे कि नहीं? ये तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस है, ये तो ब्रांड न्यू सर्विस दी है उसने मुझे, कोई सेकेंड हैंड सर्विस दे रहा है मुझे, ये सर्विस तो अभी जनरेट हुई है ना, ये कोई सेकेंड हैंड का, समझ में आ रही है? 40 नहीं जुड़ेंगे, तो कुछ उसने 1,000 रुपये की सर्विस दी है वो जरूर जरूर जुड़ेंगे उसकी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत का परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े बाबू। एक और बात, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो अगर आपने शेयर बेचने से, डिबेंचर बेचने से, बॉन्ड्स बेचने से कोई भी इनकम कमाई है वो नहीं जुड़ेगी। लेकिन बाबू अगर ये शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड के लिए आपने किसी को कोई भी कमीशन ब्रोकरेज दिया वो पक्का जुड़ेगी। सुन लेना आराम से बाबू, मैंने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, 15,000 के बेच दिए। अब आप कहोगे कि इनकम मेथड में इनकम है, जोड़ दो प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपये, ये तो पहले जोड़ो। सर आपको पता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है? प्रोडक्शन। ऐसा बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। ऐसे इनकम नहीं जोड़ते हो। मैंने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, 10 लाख का हो गया, 10 गुना हो गया, मैंने बेच लिया, आप कहोगे कि प्रॉफिट 9 लाख रुपए, जोड़ो ही मतलब। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कौन सा प्रोडक्शन किया आपने? प्रोडक्शन क्या करना है? ये प्रोडक्शन किया मैंने, पेपर खरीदा था, पेपर बेच लिया, 1 लाख के पेपर खरीदे थे, 10 लाख के हो गए, बेच लिए। दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। इसकी इनकम नहीं जुड़ती बेटा इकोनॉमिक्स के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात? लेकिन अगर मैंने शेयर खरीदने के लिए किसी को ब्रोकरेज दी या कमीशन दी तो वो पक्का जुड़ेगी। शेयर बिना ब्रोकर के नहीं खरीद सकता। वैसे अगर आपको आइडिया हो लग जाएगा पता बिजनेस स्टडीज में, अगला ही चैप्टर वही करूंगा 6 माह पे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने शेयर खरीदने के लिए अगर किसी को ब्रोकरेज दिया है तो हाँ उसकी तो वो सर्विसेज है, उसने तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस की है, उसकी वहां पर कमीशन ब्रोकरेज पक्का जुड़ेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 3 बातें बोल दी मैंने, देख लो बेटा, कुछ भी रिपीट कराने करा लो। ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ेगी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जुड़ेगी, लेकिन कमीशन ब्रोकरेज जुड़ेगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स नहीं जुड़ेंगे, कमीशन ब्रोकरेज जुड़ेंगे। ठीक है, चलो बाबू, विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स नहीं जुड़ेंगे। ये क्या होते हैं विंडफॉल गेन्स? अचानक से हो जाने वाले बहुत बड़े बड़े गेन्स, स्पेक्यूलेशन, सट्टे से पैसे आ जाना, इलीगल इनकम। पहली बात तो वैसे भी नहीं जुड़नी चाहिए, क्या सट्टा। हाँ बाबू, हर वो चीज स्पेक्यूलेशन है जो आपको अचानक से बहुत बड़े पैसे दे देती है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में चले गए, करोड़ रुपए जीत लाए, इट इज अ विंडफॉल गेन। किसी हॉर्स रेस में हॉर्स के ऊपर पैसा लगा दिया, बहुत बड़ा अमाउंट जीत गए। समझ में? ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई, टीम जीत गई करोड़ रुपए। तेरा तो गलत दबाव बेटे में आरसीबी का नाम ले रखो। समझ में आ रही है बेटा बात?
विंडफॉल गेन्स नहीं जुड़ेंगे, क्यों? तब फिर समझदार हो। सर प्रोडक्शन किया, किसी हॉर्स रेस में हॉर्स पे पैसा लगाया, वो जीत गया, करोड़ रुपए आ गए, सर प्रोडक्शन पे आएगा पैसे। तो ऐसे इनकम मेथड में नहीं जुड़ती। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही? चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। हाँ जी बाबू, अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिबेंचर्स इशू करती है तो उसे ही बॉन्ड्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्ड हमेशा बॉन्ड्स होता है। अगर कोई आप कंपनी हो और आप पब्लिक से लोन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप डिबेंचर इशू करते हो और लोन ले लेते हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, आपने लोन लेना पब्लिक से, आपने जो डॉक्यूमेंट इशू करा उसको बोला जाता है बॉन्ड्स। होता डिबेंचर ही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्ड बॉन्ड लगता है। ठीक है, वैसे मैं इसका जिक्र करूंगा बिजनेस स्टडी में बड़े नेक्स्ट लेवल पे, अगला ही चैप्टर है हमारा। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। अभी तक मैंने जितनी बात बोली कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ाएं आगे। इनकम आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, फॉर एग्जाम्पल डेथ ड्यूटी और गिफ्ट, ये भी कभी नहीं जोड़ते। शुरू की 5 बातों में कुछ नहीं जुड़ता, बस कमीशन ब्रोकरेज 2 जगह पे जुड़ती है। ठीक है, करता हूँ इसकी बात। मैंने लिखा इनकम आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स कभी नहीं जुड़ती, और पास्ट सेविंग्स में मैं 2 एग्जांपल दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं जुड़ते। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर इनकम, इसलिए नहीं जुड़ती। मैं बता देता हूँ कैसे। इसकी बात करते हैं गिफ्ट की। इधर देखना, और वो एक मदर फादर ने अपनी डॉटर की शादी के लिए कुछ पैसा जोड़ा, और जब डॉटर की शादी कर रहे थे उसको गिफ्ट के तौर पर एक अमाउंट दे दिया। ठीक है, अब आप ये मत कह देना कि डॉटर की इनकम बना दो। पहली बात तो बेटा ट्रांसफर इनकम है, समझदार हो। डॉटर उनके लिए कुछ करे कि ना करे, उनके लिए करा कि नहीं वो तब भी दे दे। ठीक है, दूसरी बात बाबू, जब मदर और फादर ने अर्न किया होगा, कमाया होगा, तो उनकी इनकम में जुड़ चुका है अमाउंट। अब डॉटर ने कमाया नहीं उनसे, डॉटर ने तो सिर्फ रिसीव किया है। एक ऐसा ट्रांसफर इनकम जुड़ना नहीं चाहिए। समझ में आती बात? और ये बात थोड़ा सा स्पेसिफिक है, याद रखना। बाबू जब भी इंसान मर जाता है और शमशान घाट में उसको जलाया जाता है, तो वो शमशान घाट की एक नॉमिनल सी फीस रहती है, 500 पता नहीं 1100, डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे वो। ऐसा माना जाता है जो इंसान मरा है वो अपने पैसों से ये दे के जा रहा है पैसे। ठीक है, इसे शमशान घाट की नई इनकम मत बनाते। जब उस इंसान ने कमाए थे तो इनकम मेथड में जुड़ गए थे। ठीक है जी, समझ में आती है बात? ओके, चलो जी लास्ट बात। पढ़ो, ये जुड़ेगा। कहता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू इट्स प्रोडक्शन यूनिट। तो वो कहता है इम्प्यूटेड वैल्यू जोड़ देना अगर ओनर ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कोई भी सर्विसेज दी। ऐसे मैं आपको याद करा देता हूँ, ये हमने पहले ही जोड़ी हुई है। कैसे? सर याद करो, रेंट में मैंने लिखा था इम्प्यूटेड रेंट भी, एक्चुअल और इम्प्यूटेड रेंट जोड़ देना लिखा था ना। इम्प्यूटेड रेंट, अगर मैं ओनर हूँ, मैंने ही ये जगह मेरी है और अपनी प्रोडक्शन यूनिट को काम करने पे दी हुई है, तो बाबू जोड़ता था ना मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये जगह फिलहाल मेरी तो नहीं, अंकल की है, मैं उनको जो भी रेंट देता हूँ इनकम मेथड के हिसाब से देना चाहिए, एक्चुअल रेंट है। अगर एक जगह मेरी होती तो रूल क्या कहता है, इसका मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालो, अपनी इनकम में जोड़ दो। ओनर ने अपनी प्रोडक्शन को सर्विस दी है, ठीक है ना। सेम बात इंटरेस्ट में याद करो, मैंने क्या बोला था, एक्चुअल इंटरेस्ट भी जुड़ना है, इम्प्यूटेड भी जुड़ना है। अगर मैंने लोन पर लेकर प्रोडक्शन में पैसा लगाया उसका ब्याज जुड़ता था, और अगर मैंने लोन नहीं लिया सारा पैसा तो नहीं लगाया हुआ तो उसका भी मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जोड़ता था। तो जुड़ता है ना अगर ओनर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कोई भी सर्विस दे रहा है।
क्लियर है ना बात? तो मैंने वही बात कंफर्म की। 6 बातें थी बेटा प्रिकॉशन में, शुरू की 5 जोड़नी नहीं है, बस प्रोग्रेस ठीक है। बढ़ाए बात को आगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ देखना बाबू, अगर मैं कहूँ कि मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को जोड़ दिया तो डायरेक्टली क्या कैलकुलेट होगा? पागल हो गए हो क्या? अब आज आते ही तभी मैंने ये बात बोली थी, एनडीबीआई टैक्सी। सर याद करो ना स्टेप्स, स्टेप्स याद करो, कल लिखते हैं ना, क्लासिफाई द इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और उनकी फैक्टर पेमेंट को 5 हेड में क्लासिफाई कर दो, यही 5 हेड थे ना। तीसरा स्टेप क्या लिखा था? जब ये 5 हेड का आप टोटल करोगे तो एंटीपेट टैक्सी आएगा। वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी टाइम पे निकलवाता है, यहाँ से सीधा जीडीपी टाइम पे नहीं निकलता, क्या निकलता है? एनडीपी टैक्सी निकलता है। ठीक है जी। अब इन पांचों चीजों का टोटल करूंगा, एनडीपी टैक्सी निकलेगा। अब मान लो क्वेश्चन आपको कहे इनकम मेथड से जीएनपी एमपी निकाल दो, जीडीपी निकालो, एनडीपी टैक्सी निकाल दो, यार वो कुछ भी कह सकता है, उसको कहने में क्या बुराई है। पर आप बुक की तरह इटालियन मत बन जाना कि पहले स्टेप में सीधा जीडीपी टाइम पे आता है। ऐसे महारथी लोग भाई मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, ये मेथड सीधा एनडीपी टैक्स से निकालवाता है, पहले आप वो निकाल लोगे, फिर उसका कन्वर्जन कर देंगे जिसमें भी आप हो, एक स्टेप में आंसर लिखना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? करें क्वेश्चन, चलो जी देखते हैं। लेकिन हाँ बहुत तुच्छ न्यूमेरिकल है इसके, मजा आएगा आपको करने में, ये कन्फर्म है। चलो जी देखते हैं। तो इलस्ट्रेट एग्जाम्पल नंबर 19 तक हम कर चुके हैं, 20 करते हैं। ये तो खैर एक लाइन का एग्जाम्पल है। कहता है कैलकुलेट एनडीपीएफसी, गिवन क्या है? रेंट भी पता है, रॉयल्टी भी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट और बेसिक। अब चलना मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ना अजीब से सीक्वेंस में दिया होगा, दी सारी आइटम है, मैं हमेशा फॉर्मूला लिखूंगा एनडीपीएफसी 5 चीजों के बराबर है, ठीक है, और फिर फिगर पुट करूंगा। कुछ बच्चों क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, वो लिखते हैं एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, मान लो क्वेश्चन में पहले रेंट दिया, वो लिखते हैं रेंट, फिर दिया होता है रॉयल्टी, फिर वो लिखते हैं रॉयल्टी, फिर दिया होता है इंटरेस्ट, वो लिखते हैं इंटरेस्ट। भाई ऐसे केस में ना हमेशा परेशान रहोगे, लिख के लिख लो, मैं वजह बता देता हूँ उस चीज की, क्योंकि हर क्वेश्चन में पूरा डेटा नहीं होगा, आप क्या करोगे फिर छांट कर दोगे। इससे बेटर है सारा फॉर्मूला लिख लो, जो डेटा ना हो वो जीरो कर दो। उसमें ऐसा हो सकता है कुछ रह जाए, पहले आपने रेंट लिख दिया, फिर मान लो प्रॉफिट के 3 हिस्से अलग अलग दिए हुए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, फिर प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ तो आप ऐसे कर रहे हो, मैं सीधा यहाँ लिखूंगा, मुझे बताना मैं क्या बोल रहा, कभी भी यहाँ भूलोगे नहीं कुछ भी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ फिल्टर पुट करनी है, आंसर आपके सामने होगा। कंपनसेशन में ये था, रेंट एंड रॉयल्टी इकट्ठा करूंगा 600, इंटरेस्ट 500, प्रॉफिट 500, मिक्स्ड इनकम 1000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000, रेंट एंड रॉयल्टी को इकट्ठा करूं 400, 200 का 600, इंटरेस्ट 500, प्रॉफिट 500, मिक्स्ड इनकम 1000। चलिए था डेटा आ गया आंसर, एनडीपीएट ऐसी पूछा था, तो दिक्कत तो नहीं, सिंपल। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपीएफसी, मुझे जीएनपीएफसी निकालना है। क्या ये मेथड इनकम मेथड डायरेक्टली निकलवा सकता है जीएनपीएफसी? क्या निकलेगा पहले? एनटीपीएफसी, बाद में कन्वर्ट कर दो। इस बार मैं नहीं निकालूंगा, बस मैं पढ़वा रहा हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट और इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ है, यानी कि सेकंड पॉइंट रेंट एंड रॉयल्टी में रेंट और इंटरेस्ट, अगर अलग से रॉयल्टी ना हो तो रॉयल्टी जीरो हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ो, इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दो, अभी डायरेक्ट टैक्स का मुझे क्या करना है? प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ज्यादातर मिक्स्ड इनकम के लिए वर्ड लिखा होगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो लोग अपने काम में एंगेज होते हैं, जो लोग अपने ही काम में एंगेज होते हैं ना, ज्यादातर वो एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के ऑनर होते हैं। मैं अपने काम में एंगेज हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिया था
लैंड मेरी नहीं है, लेबर भी अकेला नहीं हूँ, पर कैपिटल अकेली और एंटरप्रेन्योर अकेले। सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ ज़्यादातर ये बात होती है कि उनकी इनकम मिक्स्ड इनकम होती है। तो कभी ऐसे भी लिखा हो ना इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो समझ जाना वो मिक्स्ड इनकम है। ठीक है, एनडीपीएफसी आ गया, जीएनपीएफसी वो आता है टेबल आपको। ठीक है जी, कन्वर्ट करके देखो, चलो लो आपको मौका दिया, करके दिखाओ। अब वो बेटा एनडीपीएफसी क्या है, 16,600, 16,600 आ रहा होगा, कितना है एनडीपीएफसी पूछा मैंने, 16,600 है ना। क्यों, एनडीपीएफसी किसके बराबर होता है पार्थ भाई, 12,000 है भाई, कुछ कितना है बाबू, 1200 लिख दिया था क्या, 16,600 आया, फिर जीएनपीएफसी में कन्वर्ट किया होगा, आंसर आ जाएगा 17,580। ठीक है, आओ सामने देखो, आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल नंबर 22 कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब छोड़ दो यार, जिसने गलत देखो वरना कोर्स लटकता जाएगा ये। कैलकुलेट नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, पर बाबू इस मेथड से डायरेक्टली एनएनपीएफसी तक तो नहीं पहुंचोगे, मतलब पहले एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बस करेंगे नहीं सर, क्वेश्चन में ओछी हरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता है, कहता है वेजेस इन काइंड। एक बात बताओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें होती हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और एसएसएस। तो भाई इसका मुझे कुछ करना है, यूजलेस है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद जीडीपी, ये अभी आपको नहीं पता, एक्सपेंडिचर मेथड में टर्म सुनोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, सुन लोगे, अभी नहीं कुछ करना, गोली मारो इसको। ऑपरेटिंग सरप्लस, ये टर्म सुनी कल मुझसे, किसके बराबर होती है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यानी कि फॉर्मूला लगेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों का टोटल करोगे सीधा कहाँ पहुंचोगे, एनडीपीएफसी, कन्वर्ट कर लोगे एनएनपीएफसी में। आप एनडीपीएफसी निकालना भी। एग्जाम्पल नंबर 22 होमवर्क, 23 भी होमवर्क, सारे हिंट नहीं मैं देना चाहता, ये खुद करना। लो चलो बता ही देता हूँ, हल्की सी बात। 23 की बाबू इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, पर ये देखना कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। देखो नाम लिखा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होता है। अगर तुम्हें बिजनेस स्टडीज कुछ याद है तो, नहीं यार मैं बोल देता हूँ एक बार, थोड़ी सी बात सुनो बेटा। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना, पहले सरकार को टैक्स दे रही है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है, फिर सारा नहीं बांट रही इक्विटी शेयर होल्डर में, कुछ ना कुछ पैसे बिजनेस में रख लेती है, फिर बांटती है इक्विटी शेयर होल्डर में। अगर आपको बिजनेस स्टडीज का ज्ञान है 11th क्लास में, तो जो पैसा मैंने नहीं बांटा, जो बिजनेस में रख लिया, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। मैंने अपनी अर्निंग को रिटेन किया बिजनेस में, रिटेन किया मतलब नहीं बांटा, वही तो लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो नहीं बांटे, मतलब रिटेन अर्निंग है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट कैसे निकलेगा मैंने बता दिया, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को जोड़ दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अब यहाँ पर आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं वैल्यू एडेड और इनकम मेथड पे। मैं ये क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ताकि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 26 तक होमवर्क दे सकूँ। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, सर याद है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बाबू सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 का वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बेटा देखना सेल्स कितनी गिवन है, 10,625। बाबू अनसोल्ड स्टॉक कितना दे रखा है, 600 रुपये। देखो लिखा हुआ है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं इसको लेकर, मैं क्लियर करता हूँ, टेंशन ना लो। बाबू 10,625,
अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मान लो मैं किसी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ और ऐसे लिखा है ओपनिंग स्टॉक 1000, क्लोजिंग स्टॉक 1600। आप इसको क्या बोलोगे, इंक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन स्टॉक? ये तो बोलोगे इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक पहले 1000 था अब बढ़कर 1600 हो गया। और अगर ऐसे लिखा हो ओपनिंग स्टॉक 1600, इसे क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना। इसने मुझे कहा इंक्रीज इन स्टॉक 600। बाबू इंक्रीज इन स्टॉक आपने कैसे निकाला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही तो निकाला 600। और मुझे चेंज इन स्टॉक में क्या चाहिए होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक के बिल्कुल बराबर होता है जी, बिल्कुल बराबर होता है। कोई परेशानी नहीं होती है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू कितना दे रखा है मुझे? 600 रुपये, 11,225। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? बात क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आ जाओ, इसने कहा अगर ये डिक्रीज इन स्टॉक क्वेश्चन ने दिया होता 600 तो मैं बता देता हूँ क्या करना था आपको। पानी तुझे हो क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छी 12वीं छिड़ी तूने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे तो कभी नहीं लगा जिंदगी में, पूरी 11वीं पढ़ा दी मैंने। बाबू कहता डिक्रीज इन स्टॉक हो तो क्या? बाबू एक बात समझो, आप इसी सिचुएशन को तो बोलोगे डिक्रीज इन स्टॉक, इसी सिचुएशन को तो बोलोगे डिक्रीज इन स्टॉक बाय 600। अच्छा आपने डिक्रीज कैसे निकाला? ऐसे तो निकाला, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या होता है? चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और आप निकाल कैसे रहे हो डिक्रीज इन स्टॉक? ऐसे। बाबू अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या ये टर्म इसके बराबर है? ब्रैकेट ओपन करना, क्लोजिंग के सामने माइनस आ जाएगा, ओपनिंग पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बराबर है। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन में डिक्रीज इन स्टॉक दिया हो तो आप सेल्स माइनस डिक्रीज इन स्टॉक कर देगा, मतलब सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक कर देगा, तो बिल्कुल डिक्रीज इन स्टॉक के बराबर है, ठीक है। तो जब पूछ दिया मैंने बता दिया। और मैं वैसे बता देता हूँ, डिक्रीज इन स्टॉक शुरू के 12 क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, तुमने प्रॉब्लम नहीं पूछी मुझे ऐसा लगता है। आ चुका है नहीं? नहीं आ? देख ले, देख ले तो आज अगर मैं साबित कर दूँ फिर क्या करूँगी? दिवेश नहीं आया शायद, चलो मैं पक्का कर दूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है, कल आ जाना, आते ही दिखाऊंगा पहले तुम्हें डिग्री देने का, मैं पीडीएफ बनवाऊंगा फिर बोर्ड पे लाऊंगा, ठीक है ना, मैं गारंटी दिखाऊंगा तुम्हें। मुझे गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे, ध्यान रखना। चलो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना था, मैंने निकाल दिया। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना। बाबू प्लीज़ 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखते रहो, मैं पक्का बोल रहा हूँ यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अगर अब आपने ना देखा सामने। सर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कहते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है? एनडीवी एट एफसी। भाई वैल्यू एडेड मेथड मुझसे ही पढ़ा है, किसके बराबर होता है? एनडीवी एट एफसी। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ बात को आराम से समझना। बाबू जब बच्चा पढ़ता है ना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वो थोड़ा सा भौकला जाता है, उसे लगता है एनडीवी एट एफसी इनका मेथड तो एकदम निकालता है, उसे लगता है मैं ना इनका मेथड लगाता हूँ फटाफट से आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है इनकम मेथड का सब कुछ गिवन है, वेजेस एंड सैलरी, ऑपरेटिंग सर्विस, नेट इनकम, 3 चीजें जोड़ो आंसर। बेटा बी वेरी केयरफुल, अगर उसने कहा है ना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट तो मुझे एनडीवी एट एफसी निकालना है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से। जल्दी नहीं कर सकते आप, समझ में आ रही है बात जो मैंने बताने की कोशिश करी? ठीक है, उसने कहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये एनडीवी एट एफसी के बराबर होता होगा, पर बाबू वैल्यू एडेड मेथड से ही निकालना है। और क्या वैल्यू एडेड मेथड डायरेक्टली एनडीवी एट एफसी निकलवाता है? नहीं। ये कैसे निकलवाता है? पहले जीडीवी एट एमपी निकलवाता है, निकालो। बाबू जीडीवी एट एमपी निकलेगा किसके बराबर? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने निकाला हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले ही पार्ट में, माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर करनवाल नहीं लिखेगा कुछ नहीं होगा,
कल तूने सारा चिपकाया, मुझे पता है। लो बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कोई मान ली, इलेक्ट्रिसिटी अलग से गिवन नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। बाबू 2625 मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 8600, ठीक है। कन्वर्ट कर लूँ एनडीपी एट एफसी में, ये जीडीपी एट एमपी है, एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लूँ तभी तो आएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बाबू जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस है, एनपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये 8600 है, वैसे तो कितना, चलो ध्यान नहीं आ रहा, आंसर 7300 है, कन्फर्म है मुझे। चलो देख लेते हैं। बाबू डेप्रीसिएशन 500 में सही माइनस कर रहा था, डेप्रीसिएशन 500 है, आईटी और सब्सिडी है 1200 और 400। लो जी, डेप्रीसिएशन 500 माइनस कर रहा था, एनआईटी 800 ही कर रहा था मैं माइनस। डेप्रीसिएशन 500 है, एनआईटी कैसे बनता है, आईटी माइनस सब्सिडी, 7300 आ गया, ठीक है। चलो कभी कभी प्रैक्टिस का नमूना दिख जाता है तुम्हें कि मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे से ज़्यादा, मैंने तुम्हें दिखा दिया, देखो मैंने लिख दिया था, मैंने फिर काट दिया। टीचर छोड़ दो, अभी तो जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक कोई बच्चा नहीं होगा पूरी क्लास में जो मेरे जितना पढ़ता हूँ। टीचर छोड़ दो, मैं सच बता रहा हूँ, टीचर तो बढ़ते ही नहीं आजकल के, बच्चा भी नहीं है कोई, चाहे सारे को रैंक बनने आने वाले। अगर कॉपीज दिखा दो ना तो मैं अपनी की मेरी प्रैक्टिस कितनी है वो छोड़ देंगे तुम्हारे, सच बता रहा हूँ। दिखाऊंगा कल, चलो कॉपी दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें पढ़ने के लिए कितनी स्ट्रगल है। आओ बाबू, थर्ड पॉइंट पढ़ना, कहता है प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कहता है प्रूव करो इनकम जनरेटेड बराबर होती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब बता देता हूँ बाबू, इनकम जनरेटेड मतलब इनकम मेथड का एनडीपी एट एफसी। कहता है प्रूव करो एनडीपी एट एफसी फ्रॉम द इनकम मेथड एंड एनडीपी एट एफसी फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल। मुझे प्रूव करना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब वो इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकाल लो, और वो तो डायरेक्टली निकलवाता है, और तीन चीज़ों का एक टोटल है, आपको पता हो तो। इधर देखना, वेजेस एंड सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए वैसे मुझे, पर इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, तो कैसे बन सकता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड, एसएसएस, वेजेस एंड सैलरी दी हुई है और कुछ दिया नहीं हुआ, तो यही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सिंग, इन तीनों का टोटल कर लो 7300 ही है, इन तीनों का टोटल 7300 ही है, दिखाई दे रहा है बाबू। नहीं कर देता हूं मैं, एनडीपी एट एफसी निकाल रहा हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, आप फिगर पुट कर लेना, आंसर ये निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ से बोल देता हूँ, 25 और 26 एग्जाम्पल में ना इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने लगेंगे, और मैं आपको एक और बात भी बोल देता हूँ, चाहे मेथड कोई लगा लो, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हमेशा बराबर आती है, मतलब एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी, चाहे मैंने वैल्यू एडेड मेथड लगाया डोमेस्टिक इनकम यही आई, चाहे मैंने इनकम मेथड लगाया डोमेस्टिक इनकम यही आई, नेशनल भी सेम आएगी। अभी तीसरा मेथड भी पढ़ना, उसकी भी सेम आएगी। 25 और 26 एग्जाम्पल में इन्होंने सेम प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, आप करके आना एग्जाम्पल 26 तक, मैं आऊँगा कल प्रॉब्लम दूंगा और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल स्टार्ट, मतलब थ्योरी स्टार्ट, ठीक है जी। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।